क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है कि यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। इस रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन्स ऑफ द पेपर, पेपर के अंदर में है, ठीक है, एंड into the plane of the paper, and the magnitude of the field is increasing at a constant rate alpha। ठीक है, ये भी दिया गया कि अल्फा के रेट पे बढ़ रहा है। देयर इज ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 2r प्लेस्ड एज shown इन द डायग्राम। ये 2r लेंथ का दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर जितने लेंथ का है उतने ही लेंथ का ये वाला वायर है। इसके अंदर में फील्ड चेंज हो रहा है, तो आपको बताना है कि जो देर इज ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 2r। इसका जो लेंथ दे दिया गया है ये वाला लेंथ जो है वो 2r है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट कांस्टेंट रेट अल्फा, यानी कि आपको दिया गया है dv बाई dt, ये अल्फा दे दिया गया था, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड, तो इस रॉड के इंड्स पर, ये वाला जो इंड है, ठीक है, ये वाला जो इंड है और ये जो इंड है, इन दोनों के इंड्स पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करने लग जाए तो बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ हम एक इमेजिन कर लेते हैं, और यहाँ तक मैं ला करके इसको यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ। ये एक वायर है, स्क्वायर शेप का वायर का लूप हम लोग यहाँ से इमेजिन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये लूप जो कंप्लीट लूप होता, ठीक है, ये लूप अगर कंप्लीट होता और इसके अंदर में पूरा का पूरा फील्ड जो है चेंज होगा, तो इन दोनों इंड्स पर, ये वाला जो इंड है और ये वाला जो इंड है, ठीक है, इन दोनों इंड्स के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होता, वो हम लोग निकाल सकते हैं कि इस टोटल एरिया के अंदर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो E इक्वल टू लिखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। तो और फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एरिया, एरिया तो कांस्टेंट है, इसी एरिया में फील्ड रहेगा, इसके बाहर में, सो एरिया इज कांस्टेंट। तो हम एरिया को बाहर लिख देंगे, तो माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी, ठीक है। और डी बी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस ए इंटू अल्फा, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू, हम एरिया कौन सा लेंगे, पूरे में थोड़ी है, जो फील्ड है वो सिर्फ इसी जगह पर है, तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया लेना होगा। स्क्वायर लेने का क्या सेंस है वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस ए इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है, ये माइनस के साथ पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है और अल्फा हमने पुट कर दिया, तो ये टोटल ईएमएफ हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ये जो ईएमएफ है इन दोनों इंड्स के बीच में है, यानी कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ए, फिर ये बी पॉइंट होगा, फिर ये सी है और ये है डी पॉइंट, और फिर ये ई पॉइंट है। तो ए और ई के बीच में जो ईएमएफ होगा, चूंकि ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है, यहाँ से ए से बी के बीच में जो ईएमएफ आया होगा, ठीक है, इंड्स के बीच में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के बीच में होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डी और ई के बीच में होगा। ये सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो मान लेते हैं कि इसको, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V कह रहे हैं, ठीक है, वी ए बी कह रहे हैं। फिर यहाँ पर V बी सी कहलाएगा, फिर यहाँ पर V सी डी कहलाएगा, फिर यहाँ पर V डी ई कहलाएगा। तो ये चारों जो है वो बराबर होंगे, वी ए बी इक्वल टू वी बी सी इक्वल टू वी सी डी इक्वल टू वी डी। ओके, तो जब ये चारों बराबर है तो हमें क्या करना है, हमें
हमने जो ईएमएफ निकाला है, ये ईएमएफ क्या है एक्चुअली, जो हमने ये माइनस पाई आर स्क्वायर अल्फा निकाला है, दिस इज नथिंग बट योर वी ए और ई के बीच में जो ईएमएफ है ना वो ई है, और वी ए ई क्या है, उन चारों का सम है, वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी। ठीक है, वी ए ई जो है उन चारों का सम होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू वी। अगर इसको भी v मान लें, लेट इन सबको बराबर मान लेते हैं। ठीक है, वी ए बी इक्वल टू वी बी सी इक्वल टू वी सी डी इक्वल टू वी डी, उसको हमने v कह दिया, तो 4 बार हम v ऐड करेंगे तो 4v आ जाएगा। सो ई वी ए इक्वल टू 4 इंटू वी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि v क्या होगा, v विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में जो e निकाल रखा है 4v विल बी इक्वल टू, ये 4v जो होगा विल बी इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर अल्फा, तो फिर v आ जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर अल्फा अपॉन 4। ठीक है, सो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही आ गया है। चारों स्क्वायर के साइड बिल्कुल सेम लेंथ के हैं और सेम सिचुएशन में रखे हुए हैं, यानी कि सब में इक्वल ईएमएफ इंड्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमने अगर एक को v मान लिया तो ये सबका सम जो होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4v आ जाएगा, और वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो हमने v निकाल लिया। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई 1% and its mass remains the same, the acceleration due to gravity on the earth's surface would, ये आपको बताना है कि रेडियस ऑफ अर्थ अगर श्रिंक कर जाए बाई 1%। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये अर्थ है, इसका कुछ रेडियस है, अर्थ का रेडियस हम लोग आर ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी मास होगा एम मास होगा तो वो उसको कुछ फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, और वो फोर्स पता है वो कि क्या होता है, वेट के बराबर होता है, वेट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि हम लोग इस फोर्स को लिख सकते हैं जी इंटू मास ऑफ अर्थ एम ई इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर इक्वल टू एम जी। ठीक है, ये वाला m और m जो है वो कैंसिल करके हम लोग g निकाल सकते हैं, जी एम ई बाई आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी होता है। तो अगर इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई 1%, ठीक है, अगर रेडियस को 1% से हम लोग श्रिंक कर दें तो क्या होगा, एंड इट्स मास रिमेन द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, वो हम लोगों को बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेडियस कुछ चेंज कर देते हैं, मास वही रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम g प्राइम लिखेंगे तो क्या होगा, g प्राइम विल बी इक्वल टू g इंटू एम ई तो वही रहेगा। ठीक है, और बाई आर ई क्या होगा, घट जाएगा, तो आर ई को हम आर लिखेंगे, आर विल बी इक्वल टू व्हाट, आर ई माइनस आर ई इंटू 1% बाई 100। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 99 आर ई बाई 100, ये रेडियस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर 99 आर ई बाई 100 स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे कि ओवरऑल जो जी प्राइम हो रहा है ये 100 तो ऊपर जाएगा, ये जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर पहले से घट गया, पहले 99 बाई 100 जो है वो डिनोमिनेटर को छोटा बना रहा है, यानी कि जी प्राइम जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा जी से। ठीक है, तो जी प्राइम विल इंक्रीज इन अ YDSE मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बाइक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब दो तरह के लाइट रेज मतलब यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक रेड हो एक ग्रीन हो। ठीक है, दो वेवलेंथ के लाइट्स को आप उस पर यूज मतलब डाल रहे हो, जो होल्स होते हैं उसमें। ठीक है, जो स्लिट होती है, तो बाइक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 560 नैनोमीटर आर यूज। ठीक है, तो ये आपको दो वेवलेंथ दिया, एक है लेमडा वन, तो लेमडा वन कितना दिया गया है, 400 नैनोमीटर,
और दूसरा दिया गया लेमडा टू है 560 नैनोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द स्लिट्स इज, जो स्लिट्स हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स इज 0.1 मिलीमीटर, यानी कि दो जो स्लिट्स होते हैं इस तरीके के, इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है वो डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस, इसको मैं स्मॉल डी कहते हैं, और स्मॉल डी प्रोवाइड कर दिया गया है 0.1 मिलीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर। यहाँ पर मान लेते हैं कि स्क्रीन है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कैपिटल डी कहते हैं, दिस इज कैपिटल डी is 1 meter. This capital D is equal to 1 meter. The minimum distance between two successive regions of complete darkness is 7x millimeter. Then find x. तो आपको x find करना है। तो जब इंटरफेरेंस होता है, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, तो इनके पाथ में डिफरेंस है, यहाँ से जो लाइट वेव पहुंचेगा और वहां से जो वेव जो वहां पहुंचेगा, ठीक है, दोनों में फेज का डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर क्या बनेगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। तो आपको पता है कि इसमें हमें क्या मिलता है, ऐसे डार्क एंड ब्राइट लाइंस मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और उन डार्क एंड ब्राइट लाइंस के बीच में जो गैप होता है, ये जो गैप है, दो ब्राइट लाइंस के बीच में जो गैप होता है, या दो डार्क वाले रीजन के बीच में जो गैप होता है, उसको हम लोग बीटा कहते हैं, ठीक है। और वो बीटा कितना दिया गया, टू सक्सेसिव रीजन्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस इज 7x मिलीमीटर, ये दिया गया 7x। तो हमें x बताना है, देन फाइंड x। तो कंप्लीट डार्कनेस एक्चुअली कहाँ पे मिलेगा, इसमें दो तरह के, क्योंकि हम लोग इसमें जो रेज भेज रहे हैं वो दो तरह के हैं, एक है लेमडा 1 और दूसरा है लेमडा 2। तो दोनों की वजह से अलग अलग जगह पर जो है वो फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक है। पहला मान लेते कि जो फ्रिंज बनता था, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनता है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक ब्राइट मिलता था, एक ब्राइट यहाँ मिलता था, फिर एक ब्राइट यहाँ मिलेगा। लेकिन दूसरा कलर मान लेते हैं कि रेड कलर की लाइट है, तो उसका सेंट्रल वाला तो यहीं पे बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बड़ा करके, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर हम लोग लाइट रे भेज रहे हैं, तो मान लेते हैं कि दो तरह का सेंट्रल मैक्सिमा मान लेते हैं रेड वाले का यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो ब्राइट स्पॉट मिलता है, स्पॉट नहीं मतलब लाइन जो मिलती है। अब उसके बाद यहाँ पर एक रेड वाला मिलता है, नेक्स्ट रेड, फिर उसके बाद नेक्स्ट रेड यहाँ पे मिलता है, फिर नेक्स्ट रेड यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, दिस इज कॉल्ड बीटा, ठीक है, इसको हम लोग बीटा करते हैं। लेकिन दूसरे कलर का जो लाइट है, ठीक है, उसकी वजह से भी फ्रिंजेस बनेंगे। तो मान लेते हैं ग्रीन वाले का यहाँ पे बनता है, फिर नेक्स्ट ग्रीन वाला यहाँ पे बनेगा, फिर नेक्स्ट ग्रीन वाला यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल, लेकिन हम लोग उसके साइड से साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन पे कैसा पैटर्न बनेगा, स्क्रीन है ये, ठीक है, इस पे पहले क्या बनेगा, आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, फिर ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी, फिर ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी, ऐसे इस तरह का पैटर्न बनेगा। और हम लोग इधर से एक्चुअली देख रहे हैं इसको, इधर से जब हम देखेंगे तो आपको ये ऐसे लाइन, ये डॉट जो है यहाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट फ्रिंज जो ग्रीन की वजह से मान लो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा कि कभी ऐसा होगा यहाँ पर कि दोनों जो होंगे कॉन्साइड कर जाएंगे, ठीक है। चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गैप है वो गैप आगे चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ग्रीन और रेड जो है वो कॉन्साइड कर जाएंगे, ठीक है। तो पहली बार कहाँ पे कॉइंसाइड हो रहा है, सेंटर पे, सेंट्रल जो बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होता है, इसके सामने वाला पॉइंट, यहाँ पे कॉइंसाइड तो करेंगे, दोनों का मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ग्रीन वाले का मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है तो रेड वाले का वहां मिल रहा है, यानी कि दोनों कॉइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो कहीं पे ग्रीन लाइट दिखेगी, कहीं पे रेड लाइट दिखेगी, लेकिन एक ऐसा भी होगा कि वहां पे रेड और ग्रीन बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप मिलीमीटर वाला जो स्केल है और इंच वाला स्केल है, दोनों को एक दूसरे के सामने रख दें, ठीक है, तो उसमें से कोई ना कोई लाइन होगी जो भी दोनों एक दूसरे की कोइंसाइड करने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वही है, रेड वाले के बीच में एक कांस्टेंट गैप है, दैट इज बीटा रेड। ठीक है, और ग्रीन वाले के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बीटा ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि n1, ठीक है, n1 इंटू बीटा वन शुड बी इक्वल टू n2 इंटू बीटा टू। ठीक है, मतलब आगे ऊपर जाने पे कोई एक सर्टेन पॉइंट पर ऐसा होगा कि रेड और ग्रीन और रेड बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक, तो जहां पर कोइंसाइड करेंगे वहां पर क्या होगा, मान लेते कि ऊपर जाने पर ये रेड वाला जो स्पॉट है, ठीक है, रेड वाली जो लाइन है, मान लेते हैं कि 10वीं लाइन है, और ग्रीन वाली लाइन जो है वो 7वीं लाइन है, यानी कि 7वां वाला जो ग्रीन लाइन है और 10वीं वाला जो वो रेड लाइन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि 7 जो कांस्टेंट गैप है दैट इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, तो यानी कि 10 इंटू बीटा वन शुड बी इक्वल टू 7 इंटू बीटा टू, और बीटा वन और बीटा टू तो हम निकाल लेंगे, तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको ब्राइटनेस मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको ब्राइटनेस मिलेगा और इस पॉइंट पर मिलेगा ब्राइटनेस, इन दोनों के बीच का जो रीजन होगा यहाँ पर। ठीक है, उस तरीके से डार्कनेस कहाँ पे मिलेगा, जहां पर दोनों भी बिल्कुल भी कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर दोनों का डार्क फ्रिंज कॉन्साइड करेगा, रेड वाले का भी डार्क, रेड की वजह से जहां डार्कनेस हो रहा है, और ग्रीन की वजह से जहां पे डार्कनेस हो रहा है, जहां पर दोनों कोइंसाइड करेंगे वहां पर क्या होगा, कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगा। लेमडा टू इज 560 नैनोमीटर, तो 560 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग और भी इसको कैंसिल करें तो ये 40 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स में देख रहे हैं, तो ये 4 10 जा 40, और 14 इंटू 4 होता है 56। ठीक है, और भी कैंसिल हो सकता है, ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, यानी कि हमने देखा क्या कि n1 बाई n2 इज इक्वल टू 7/5, यानी कि 7वां वाला जो n1 और n2 का रेशियो हमने निकाल लिया कि n1 अगर 7 लेते हैं तो n2 को 5 लेना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि जो 400 नैनोमीटर वाला जो है, 400 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ, उसकी वजह से जो फ्रिंज बन रहा है, तो वो 7वें नंबर का जो फ्रिंज है, 400 नैनोमीटर का जो 7वें नंबर का फ्रिंज है, वो 560 नैनोमीटर वाला जो है उसके 5वें वाले फ्रिंज से कोइंसाइड कर रहा होगा, और वहां पर कंप्लीट ब्राइटनेस हो रही होगी। ठीक है, तो जितना दो ब्राइटनेस के बीच में गैप होता है उतना ही डार्कनेस के बीच में गैप होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस इज 7x मिलीमीटर, तो अब हम लोग बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बीटा लिखा जा सकता है, अगर हम लोगों ने ये निकाल लिया है, ये यहाँ से ये सेंट्रल वाला लाइन है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 7वें नंबर पर जो मिलेगा, और यहाँ से वो 5वें नंबर वाला जहाँ कोइंसाइड कर, तो वो डिस्टेंस कौन सा होगा, तो हम निकाल लेते हैं 7वें वाले का कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वाई एन का फॉर्मूला आप बता सकते हैं, वाई एन का जो nth ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है वो वाई एन, वैसे तो हम लोग को डार्क वाला यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोग ब्राइट से निकालेंगे, दो ब्राइट के बीच में जो गैप होगा वही दो डार्क के बीच में भी गैप होगा। ठीक है, सो वाई एन इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा डी बाई डी होता है। ठीक है,
तो 7वें नंबर का जो 400 नैनोमीटर वाला जहां पर जा रहा होगा, ठीक है, वही पांचवें वाला, 5वें नंबर का कौन सा होगा, 560 नैनोमीटर वाला कोइंसाइड कर रहा होगा। तो हम या तो इसको रेफरेंस मान के निकाल लें या इससे निकाल लें, दोनों से आ जाएगा। अगर हम लोग 400 वाला यूज करते हैं तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे, लेमडा 1 इज 400, अब मल्टीप्लाई करेंगे, और डी की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी, वैल्यू ऑफ डी यहाँ पे राइट किया था, डी इज 1 मीटर स्मॉल है 0.1 मिलीमीटर, सो डी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मीटर, और ये 1 मिलीमीटर यानी कि 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर में आएगा, सो यहाँ पर ये 7 इंटू, ये फॉर्मूला सही नहीं लिखा हुआ है शायद, ये यहाँ पर हम लोग लेमडा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी लिखेंगे, नहीं कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ही है। हाँ, यहाँ पर एक नैनोमीटर का 10 टू द पावर -9 ही डालना होगा, वो मिस हो रहा है, ठीक है, इस वजह से गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पर डाल देता हूँ, सो 400 इंटू 10 टू द पावर -9, ओके, और इंटू 1 मीटर, ये मीटर 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 स्क्वायर होगा, 1 मीटर ये कैंसिल होगा, मीटर में ही आंसर आएगा। तो ये 10 टू द पावर -6 कैंसिल करके 10 टू द पावर -3 बना देगा, ठीक है। तो ये 7 इंटू ये 0.4 बचेगा, 10 टू द पावर -3 इंटू 400 विल बी इक्वल टू 0.4, तो ये आएगा 2.8, ठीक है, यानी कि 2.8 जो y निकल रहा है, हमने लेमडा को मीटर में पुट किया है, d हमने किस में पुट किया, मीटर में पुट किया, और स्मॉल d भी मीटर, यानी कि 2.8 मीटर आ रहा है, ठीक है। ये काफी ज्यादा आ रहा है, इतना तो नहीं आना चाहिए था, ठीक है। वैसे अगर हमारा, हमें तो कैलकुलेशन देखना है कि ये कितना है, 2.8 मीटर आ गया, यानी कि 2.8 मीटर सेंटर पे जहां पे दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, और आगे जाके जहां पे कॉन्साइड करेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो रीजन होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के डार्क वाले जो फ्रिंजेस हैं वो कॉन्साइड कर रहे होंगे, मतलब डार्क, जो डार्क रीजन है ड्यू टू लेमडा 1 एंड ड्यू टू लेमडा 2 यहाँ पर कॉन्साइड कर रहे होंगे। और नेक्स्ट क्या होगा कि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कहीं ऊपर जा करके, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर फिर से ब्राइट दोनों का कॉन्साइड करेगा, और दोनों का डार्क वाला फ्रिंज यहाँ पे कॉन्साइड करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप आएगा वो हम लोग को बताना है। तो ये जो डिस्टेंस निकल करके आया है, ये तो 2.8 आ गया है, ठीक है। ये लाना जो है हम लोगों को ना, वो ये 7x लाना है, ये 7x के टर्म में लाना है, जब इसको भी देखते हैं तभी सही आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दो ब्राइट के बीच में जितना गैप होता है उतना ही दो डार्क के बीच में गैप होता है, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या कि जब जब आप इस स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है, मैं तो थोड़ा स्क्रीन के बारे में बता दूं कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। स्क्रीन पर आपको, ये स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन पर आपको हो सकता है कि इस तरीके से पहले बीच में ग्रीन लाइन दिखाई देगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर से ग्रीन लाइन, फिर ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और रेड वाली जो लाइंस होंगी वो भी दिखेंगे, रेड का जो सेंटर वाले के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करेगा, लेकिन अगला रेड होगा वो आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर होगा फिर यहाँ पर होगा, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है जब रेड और वो जा करके, जब ये 7वें नंबर का जो रेड होगा और 5वें नंबर का ग्रीन, जो भी मैं ग्रेड ग्रीन से दिखा रहा हूँ, 400 नैनोमीटर वाला 7वें नंबर पर जो मिलेगा और 5वें नंबर पर रेड, वो बिल्कुल कॉन्साइड करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, ठीक है। और आगे इसके ऊपर जाएंगे तो फिर आगे जाके फिर से दोबारा कॉन्साइड करेंगे रेड और ग्रीन, फिर से ऊपर में दोबारा डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे कॉन्साइड करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी सेम, इनके बिल्कुल बीच में यहाँ वाला रीजन जो है, यहाँ पर जो रीजन है, ये जो गैप होगा ये दो डार्क वाले रीजन्स का होगा, जहां पर ड्यू टू रेड एंड ड्यू टू ग्रीन, रेड वाले का भी यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा और
ग्रीन वाले की वजह से यहाँ पे डार्क बन रहा होगा। ठीक है, तो दोनों के डार्क यहाँ पे कॉन्साइड करे तो अगला डार्क यहाँ पे कॉन्साइड करेगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस विल बी सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, ये अगर डिस्टेंस मान लेते हैं कि इसको हम लोग कुछ भी कहते हैं, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को हम लोग अल्फा कहते हैं, तो ये अल्फा हो तो ये वाला भी अल्फा होगा। ओके, तो हम लोगों ने ये निकाला 2.8, ये मिलीमीटर में आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर यूनिट्स नहीं निकाले हैं। ये 400 नैनोमीटर दिया गया, तो 400 इंटू 10⁻⁹ था। ठीक है, तो 7 इंटू ये 0.4 हम लोगों ने तो निकाल लिया है मीटर। ठीक है, और अब फाइनल आंसर को देखते हैं कि हम लोग को चाहिए x मिलीमीटर चाहिए। ठीक है, सो नाउ दिस शुड इक्वल टू, ये है 7x मिलीमीटर चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यूनिट्स थोड़े से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो 7 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 28 आना चाहिए था, जबकि हमारा जो आया है वो कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया है। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो हमने पुट किया ना, ये गलत पुट किया है। स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ रहा है, जबकि हमने क्या लिखा है, -6 लिखा है। तो ये -7 अगर हम करेक्ट करते हैं तो फिर ये -7 कैंसिल करके इसको माइनस, ये दोनों कैंसिल होंगे तो यहाँ पर -2 मिलेगा, और -2 जो है वो इन दोनों जीरो से कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये 4 आता, इसको मैं करेक्शन कर दूं, ये एक्चुअली 4 आ जाता। ठीक है, एंड देन ये 2.8 ना करके फिर ये 28 आता। दिस विल बी 28। तो 28 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग, 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा। सो x शुड बी इक्वल टू 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपका ये आंसर जो है वो क्वेश्चन पे आता। यहाँ पर जो फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाला ये क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, x शुड बी इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन कहता है ये कि कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B आपको दे दिया गया। ठीक है, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, उसका जो प्लेन है, जो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप दे दिया गया है। ठीक है, सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर से परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, ये है, दिस इज बी। The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 millimeter per second। इसका जो रेडियस है, रेडियस जो है, इसका रेडियस डिक्रीज कर रहा है। ओके, ये डिक्रीज कर रहा है रेडियस। सो कितना दिया गया है, रेडियस समय के साथ जो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि dr/dt इज इक्वल टू -1। चूंकि डिक्रीज कर रहा है ना, तो हम उसको माइनस के साथ दिखाएंगे, -1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। जब डिक्रीज करते करते रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर का बचा हुआ होगा। ठीक है, जब रेडियस r इक्वल टू दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तब ईएमएफ उस समय कितना इंड्यूस हुआ होगा, ये हमें फाइंड करना है।
तो इसको हम लोग सॉल्व इस तरीके से करेंगे, हम लोग यहाँ पे फैराडे लेंज लॉ लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, तो पहले तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो फ्लक्स बी कितना होगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी और ए जो है वो मतलब बी का जो डायरेक्शन होगा और ए का डायरेक्शन जो एरिया वेक्टर जो होगा वैसे जो लेंगे हम एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेज, या हम इनवर्ड मान लेते हैं, एरिया वेक्टर हम लोग अंदर की तरफ मानते हैं, तो बी एंड एक सेकंड, जो एरिया वेक्टर है इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है वो पैरेलल है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, दोनों इनवर्ट टू द प्लेन है, प्लेन ऑफ द पेज। ठीक है, तो यानी कि cos 0 लेकर के b इंटू ए सिंपली लिख सकते हैं, तो b की वैल्यू आपको दे दी गई है, एरिया लिख सकते हैं, b को हम लोग वही b ही पुट करते हैं, वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, और इंटू एरिया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो हमने ये डाल दिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, तो वो सब जो है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस b इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, एंड डी आर बाई डी टी आपको दे दिया गया -1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू जो है इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो b की वैल्यू कितनी है, 0 अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आंसर है वो म्यू के टर्म्स में देना है। ठीक है, म्यू का भी ध्यान रखना है, तो देखो म्यू का क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10⁻7 होता है या -7 होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 में आता है, तो हम लोग इसको यूज करके हम लोग म्यू लिखेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी हम लोग यही करके देखते हैं, देखो तो ये b की वैल्यू 0.025 इंटू पाई, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, या चाहे तो अभी से ही पाई लिखना शुरू कर सकते हैं, पाई को लिखा जा सकता है, पाई, लेकिन यहाँ पर पाई भी अवेलेबल है, सो पाई को रहने देते हैं। ठीक है, तो इंटू पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी को हम लोग -1 पुट करेंगे, तो माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन वो मिलीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो मिलीमीटर पर सेकेंड को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो वो आ जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड में डालेंगे यूनिट्स, तो ये ईएमएफ वोल्ट में आएगा, तब ये वोल्ट में आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी पूरी है इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 25 जो होगा ये बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.05। ठीक है, इंटू पाई इंटू व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी पुट करते हैं। ठीक है, मैंने 2 तो यूज कर लिया था, 2 सेंटीमीटर पुट करेंगे, यानी कि 2 इंटू ये 2 हमने यूज कर लिया, ये तो रेडियस वाला आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻³ इतना वोल्ट होगा। कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो, ये 0.052 से मल्टीप्लाई होकर के ये देगा 0.1। ओके, और फिर पाई, और फिर ये 10 टू द इंटू 10⁻⁻5
वोल्ट। ठीक है, तो ये म्यू जो है वो माइक्रो वाला है। ठीक है, दिस इज नॉट, ये एक्चुअली मुझे लगा कि ये इसके साथ लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, वोल्ट में बताना है। दिस इज, ये दोनों साथ में यूनिट्स हैं एक्चुअली। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या दे रहा है, 10⁻⁻6 इंटू पाई वोल्ट। तो आप 10⁻⁻6 को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं। तो यानी कि पाई माइक्रो वोल्ट। तो ये जो ऑप्शन बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये म्यू नॉट वाला म्यू नहीं है, परमिबिलिटी वाला म्यू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर ये म्यू जो है माइक्रो वोल्ट के लिए यूज किया गया है। देखो दिया गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एक्साइटेड स्टेट इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम में एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर की तरफ में 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ऑर्बिट में। तो हम क्या करेंगे कि उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइटेड स्टेट में करके इजेक्ट, आयोनाइज करवा देंगे, इजेक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कार्बन एटम की चारों तरफ घूम रहा होगा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस में जो है वो 6 प्रोटॉन्स तो हैं, लेकिन बाहर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रहने दिया। ठीक है, इस तरह के एटम्स में जिसमें न्यूक्लियर चार्ज कुछ भी हो, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या को, लेकिन बाहर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, ऐसे एटम्स को हम हाइड्रोजन लाइक एटम कहते हैं। इट हैज ए टोटल एनर्जी ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिंपल होता है इसलिए आपको 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम, ताकि हम लोग बोर वाला जो फॉर्मूला था वो सब अप्लाई कर सके। The kinetic energy is E and its de Broglie wavelength is lambda। देन आपको E बताना है, lambda बताना है। ठीक है, तो एक बार रिकैप करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है यहाँ पे और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी दी गई है, ई जो दिया गया है। ठीक है, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, वो कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी इज ई, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्होंने ई कर दिया है, हम लोग के कहते हैं बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। काइनेटिक एनर्जी को के बोल देते हैं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज की इज ई, तो ई के बदले हम लोग के यूज करेंगे, एंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा। ठीक है, तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, मतलब जब ये घूमता है तो पता नहीं कि इसको हम वेव की तरह भी मान सकते हैं। ठीक है, और ये वेव जब अगर कंस्ट्रक्टिवली मिल जाते हैं ऐसे बिल्कुल साथ में, ठीक है, अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा तो दैट वेव विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो वो ऑर्बिट अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल उसी में मिल जाता है वो। ठीक है, यानी कि n इंटू लेमडा जो वेवलेंथ होता है शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, और लेमडा आपको पता है कि लेमडा क्या होता है, h अपॉन p होता है। लेमडा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस है, डी ब्रॉयस भी कुछ लोग बोलते हैं, ये 2 पाई आर। n इंटू लेमडा इक्वल्स होता है h अपॉन p, जिसको कि हम mv भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ से मिला कि p इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई आर। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ, लेकिन यहाँ पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना चाहें तो एंगुलर मोमेंटम p जो होता है वो होता है mvr होता है। ठीक है, तो मैं इस r को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये p की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग mv इंटू ये r उधर पुट करते हैं, mvr इक्वल टू आ जाएगा nh अपॉन 2 पाई।
This is called quantization of angular momentum. MVR is the magnitude of angular momentum, जो कि NH अपॉन 2 पाई के बराबर, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ H अपॉन 2 पाई, और H अपॉन, ठीक है, H अपॉन 2 पाई होता है, इसको कुछ लोग H बार कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग NH बार भी कह सकते हैं, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH बार में होता है, ठीक है। ये तो आपको थ्योरी दे दी, मैंने कुछ बता दिया यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज E and its d Broglie wavelength is lambda, देन आपको ये जो काइनेटिक एनर्जी वो बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी जब ये चल रहा होगा तो कुछ स्पीड से मूव कर रहा होगा, v स्पीड से, या उसका मोमेंटम p रहा होगा, जो भी आप लिखना चाहें। तो k इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको हम चाहें तो p स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। p क्या होता है, mv होता है, ठीक है। तो p स्क्वायर बाई 2m करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाई 2m। अब आपको ये मालूम है कि जो ये p है उसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू लेमडा बाई h, क्योंकि लेमडा क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p है, तो p इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन लेमडा। यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है। सो p इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा। तो p की ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 1/2m। तो पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि देखो, आपको ये पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है E, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये है रिलेशन। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी इज गिवन, ठीक है। टोटल एनर्जी कितना दे दिया गया है, यहाँ पर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। आप क्वेश्चन को जरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया था। टोटल एनर्जी नेगेटिव, जो कि नेगेटिव होना चाहिए, अगर आप ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए, जो कि देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग नेगेटिव ही निकालते हैं, ठीक है। जब कोई चीज बाउंडेड होता है किसी सेंट्रल फोर्स के द्वारा, तो जो एनर्जी हम लिखते हैं उसको नेगेटिव लिखते हैं। दैट मीन्स कि द पार्टिकल इज बाउंडेड, ठीक है। तो ये आपको ई दे दिया गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इस वैल्यू को ई इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लियरली k कितना आ गया, यानी कि k इक्वल टू सिंपली आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और u कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू -2 इंटू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट u आ जाएगा। u हमने निकाल लिया और हम लोगों ने k निकाल लिया, e निकाल लिया है, सॉरी k निकाल लिया है यूजिंग द वैल्यू ऑफ e, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने निकाल लिए। अब आगे देखें कि इसमें और क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अब वेवलेंथ निकालने की बात, यहाँ पर टोटल एनर्जी नहीं, हमने काइनेटिक एनर्जी को ही कहा है, ठीक है। ये k इक्वल टू 3.4, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। सो लेमडा अब निकालना रह जाता है, तो यहाँ पर हम लोग k की वैल्यू पुट करेंगे और लेमडा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेमडा निकालना शुरू करते हैं। तो देखो k की वैल्यू है 3.4 इलेक्ट्रॉन,
3.4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs में। H की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड्स, और डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता है, लेमडा ही तो निकालना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट कर देंगे, तो ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर लेमडा, ठीक है, दिस इज लेमडा स्क्वायर। तो लेमडा जो है वो आप इसको कैलकुलेट करके लेमडा निकाल लेंगे और इस तरीके से वो बी ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा।